वंदे मातरम दिल्ली लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। यूक्रेन संकट से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं कि पीएम मोदी और पुतिन की हो सकती है बात। ये बहुत बड़ी खबर आज रात को हो सकती है दोनों नेताओं के बीच बातचीत। पीएम आवास पर जारी है बड़ी बैठक। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि रूसी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत हो सकती है और आज रात को ही बातचीत हो सकती है। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं यूक्रेन संकट से जुड़ा हुआ। तो पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बातचीत हो सकती है, आज रात को हो सकती है दोनों नेताओं के बीच बातचीत। आपको बताएं कि यूक्रेन के राजदूत ने अपील की थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूसी राष्ट्रपति से बात करें, अपील ये की गई थी। हालांकि ये जानकारी अब मिल पा रही है कि पीएम मोदी और पुतिन की बातचीत आज रात को हो सकती है। एक तरफ पीएमओ में बैठक चल रही है तो दूसरी तरफ ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि रूसी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की बातचीत हो सकती है। अब देखना होगा कि बातचीत होती है या नहीं, और बातचीत होती है तो क्या बातचीत होती है और कब ये बातचीत होगी वो जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल यही बड़ी खबर है। तो एक तरफ अभी पीएमओ में बैठक हुई थी और भारत का रुख इस पूरे मामले में क्या रहेगा उसको लेकर बैठक, और साथ ही साथ यूक्रेन में जो भारतीय फंसे हुए हैं उनको वापस कैसे लाया जाए इसको लेकर भी चर्चा। लेकिन इसी बीच ये अहम जानकारी कि व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत हो सकती है। रूस लगातार यूक्रेन पर कार्रवाई कर ही रहा है, लेकिन दूसरी तरफ यूक्रेन जो कह रहा है कि हम पीछे नहीं हटेंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति की तरफ से कहा गया था कि डटकर मुकाबला करेंगे, डटकर सामना करेंगे। लेकिन फिलहाल ये अहम जानकारी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पीएम मोदी ने आज कृषि क्षेत्र में बजट के प्रावधानों पर आयोजित एक वेबिनार को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना आज देश के छोटे किसानों का बहुत बड़ा संबल बनी है। इसके अलावा पीएम मोदी ने आधुनिक कृषि को लेकर भी बातचीत की। रिपोर्ट देखिए। पीएम मोदी लगातार केंद्रीय बजट को लेकर तमाम क्षेत्रों में पड़ने वाले सकारात्मक प्रभावों को लेकर चर्चा कर रहे हैं। इसी कड़ी में पीएम मोदी ने शिक्षा, ग्रामीण क्षेत्रों में बजट के पॉजिटिव इम्पैक्ट को लेकर चर्चा की है। पीएम किसान सम्मान निधि की शुरुआत की गई थी। वहीं पीएम मोदी ने गुरुवार को कृषि क्षेत्र में बजट के प्रावधानों को लेकर चर्चा की। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा, ये सुखद संयोग है कि 3 साल पहले आज ही के दिन पीएम किसान सम्मान निधि की शुरुआत की गई थी। यह योजना आज देश के छोटे किसानों का बहुत बड़ा संबल बनी है। यह सुखद संयोग है कि 3 साल पहले आज ही के दिन पीएम किसान सम्मान निधि की शुरुआत की गई थी। ये योजना आज देश के छोटे किसानों का बहुत बड़ा संबल बनी है। इसके तहत देश के 11 करोड़ किसानों को लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। इस योजना में भी हम स्मार्टनेस का अनुभव कर सकते हैं। सिर्फ एक क्लिक पर 10-12 करोड़ किसानों के बैंक खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर होना, ये अपने आप में किसी भी भारतीय को, किसी भी हिंदुस्तानी को गर्व करने वाली बात है। बीते 7 सालों में हमने बीज से बाजार तक ऐसे ही अनेक नई व्यवस्थाएं तैयार की है, पुरानी व्यवस्थाओं में सुधार किया है। सिर्फ 6 सालों में कृषि बजट कई गुना बढ़ा है। किसानों के लिए कृषि लोन में भी
7 सालों में 2.5 गुना की बढ़ोतरी की गई है। कोरोना के मुश्किल काल में भी स्पेशल ड्राइव चलाकर हमने 3 करोड़ छोटे किसानों को केसीसी की सुविधा से जोड़ा है। माइक्रो इरिगेशन का नेटवर्क जितना सशक्त हो रहा है, उससे भी छोटे किसानों को बहुत मदद मिल रही है। वेबिनार में पीएम ने कहा कि बीते 7 सालों में हमने बीज से बाजार तक कई नई व्यवस्थाएं तैयार की हैं, पुरानी व्यवस्थाओं में सुधार किया है। सिर्फ 6 सालों में कृषि बजट कई गुना बढ़ा है। किसानों के लिए कृषि लोन में भी 7 सालों में 2.5 गुना की बढ़ोतरी की गई है। पीएम मोदी ने ये भी कहा कि पराली का मैनेजमेंट किया जाना भी उतना ही जरूरी है। इसके लिए इस बजट में कुछ नए उपाय किए गए हैं, जिससे कार्बन एमिशन भी कम होगा और किसानों को इनकम भी होगी। पीएम ने कहा कि इस बार के बजट में कृषि को आधुनिक और स्मार्ट बनाने के लिए मुख्य रूप से 7 रास्ते सुझाए गए हैं। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि वो 7 सुझाव क्या क्या हैं। पहला, गंगा के दोनों किनारों पर 5 किलोमीटर के दायरे में नेचुरल फार्मिंग को मिशन मोड पर कराने का लक्ष्य। दूसरा, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में आधुनिक टेक्नोलॉजी किसानों को उपलब्ध कराई जाएगी। तीसरा, खाद्य तेल के इंपोर्ट को कम करने के लिए मिशन ऑयल पाम को सशक्त करने पर जोर। चौथा, ट्रांसपोर्टेशन के लिए पीएम गति शक्ति प्लान से लॉजिस्टिक्स की नई व्यवस्थाएं बनेंगी। पांचवा, एग्री वेस्ट मैनेजमेंट को अधिक ऑर्गेनाइज वेस्ट टू एनर्जी के उपायों से किसानों की आय बढ़ाई जाएगी। छठा, 1.5 लाख से भी ज्यादा पोस्ट ऑफिस में रेगुलर बैंकों जैसी सुविधाएं ताकि किसानों को परेशानी ना हो। सातवां, एग्री रिसर्च और एजुकेशन से जुड़े सिलेबस में स्किल डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास में बदलाव होगा। साथियों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 21वीं सदी में खेती और खेती से जुड़े ट्रेड को बिल्कुल बदलने वाली है। किसान ड्रोन्स का देश की खेती में अधिक से अधिक उपयोग इसी बदलाव का हिस्सा है। ड्रोन टेक्नोलॉजी एक स्केल पर तभी उपलब्ध हो पाएगी जब हम एग्री स्टार्टअप्स को प्रमोट करेंगे। पिछले 3-4 वर्षों में देश में 700 से ज्यादा एग्री स्टार्टअप्स तैयार हुए हैं। साथियों, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट पर बीते 7 सालों में काफी काम हुआ है। केंद्र सरकार का एक निरंतर प्रयास रहा है कि प्रोसेस फूड का दायरा बढ़े, हमारी क्वालिटी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हो। इसके लिए किसान संपदा योजना के साथ ही पीएलआई स्कीम महत्वपूर्ण है। इसमें वैल्यू चेन की भी बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए 1 लाख करोड़ रुपए का विशेष एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ऑर्गेनिक खेती को प्रोत्साहन देने के कारण आज ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का बाजार भी अब 11,000 करोड़ का हो चुका है। इसका निर्यात भी 6 सालों में 2,000 करोड़ से बढ़कर 7,000 करोड़ हो चुका है। इस तरह से पीएम मोदी ने केंद्रीय बजट 2022 को लेकर कृषि क्षेत्र में पड़ने वाले तमाम सकारात्मक प्रभावों से आम जन को रूबरू कराया। न्यूज़ डेस्क, नेटवर्क 10। और यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद वहां रह रहे कई भारतीयों की जान पर भी आफत बनाई है। भारत सरकार लगातार हालात पर नजर रख रही है और भारतीय विदेश मंत्रालय ने यूक्रेन में रह रहे भारतीयों की मदद के लिए दिल्ली में कंट्रोल रूम स्थापित किया है। विदेश मंत्रालय ने टोल फ्री नंबर भी जारी किए हैं। इन नंबरों पर संपर्क कर मदद ली जा सकती है। विदेश मंत्रालय ने नई दिल्ली में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। नियंत्रण कक्ष का टोल फ्री फोन नंबर जो है वो हम आपको बता देते हैं, 1800-188797 है। एक बार फिर से दोहरा देते हैं कि 1800-18
8797 ये नंबर है। अगर कोई यूक्रेन में फंसा हुआ है तो ये हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है विदेश मंत्रालय की तरफ से, इस पर संपर्क किया जा सकता है। किसी भी सहायता के लिए इन फोन नंबर्स पर भी संपर्क किया जा सकता है। और इसके अलावा यूक्रेन की राजधानी कीव में भारतीय दूतावास ने यूक्रेन में रह रहे भारतीयों से शांति बनाए रखने और सुरक्षित रहने की सलाह दी है। दूतावास ने परामर्श जारी कर कहा है कि यूक्रेन की स्थिति बेहद नाजुक है। यूक्रेन में भारत के दूतावास ने 24 घंटे काम करने वाली आपातकालीन हेल्पलाइन भी स्थापित की है। और वहीं यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने अपनी तीसरी एडवाइजरी में भारतीय नागरिकों से कहा है कि अगर वो ऐसे स्थानों पर हैं जहां हवाई सायरन और बम की चेतावनी सुनी जा सकती है तो वो बम आश्रयों में जल्द से जल्द जाएं। आपको बता दें कि यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद हालात तेजी से बदल रहे हैं। भारतीय समय के मुताबिक गुरुवार सुबह 5 बजे रूस की सेना ने यूक्रेन पर हमला कर दिया और इसके बाद तेजी से हालात बदल रहे हैं। यूक्रेन की ओर से करीब 40 लोगों के मारे जाने का दावा किया गया है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ने विश्व के अन्य देशों से सहयोग की अपील की है और वहीं नाटो ने रूस को सेना वापस करने की चेतावनी दी है। तो यूक्रेन की तस्वीर आप देख रहे हैं, वहां कैसे हालात बने हुए हैं वो तस्वीर आपके सामने है। और एक तरफ रूस का हमला तो दूसरी तरफ यूक्रेन में लोग डरे हुए सहमे हुए नजर आ रहे हैं। उसी की तस्वीर ये बयां कर रही है किस तरीके से वाहनों की रफ्तार थम गई है। हालांकि मार्शल लॉ वहां पर लागू कर दिया गया है यूक्रेन में इस संकट के बीच। तो कई भारतीय नागरिक भी इस समय यूक्रेन में फंसे हुए हैं जिनको निकालने की कवायद भी लगातार जारी है और विदेश मंत्रालय की तरफ से इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। लेकिन भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी की है कि जो जहां पर है वहीं शांति से रहे। हालांकि सभी को वतन वापसी की कोशिश सरकार कर रही है। तो यूक्रेन में भारतीय नागरिकों से भारत सरकार की तरफ से अपील की गई है कि अगर एयर सायरन और बम की चेतावनी सुने तो जल्द से जल्द बम आश्रयों में जाएं। घबराएं नहीं, भटके नहीं, बल्कि बम आश्रयों में आश्रय लें। साथ ही साथ शांति बनाए रखें, क्योंकि भारत सरकार इस पर लगातार काम भी कर रही है कि जल्द से जल्द अपने नागरिकों को वापस लाया जाए। तो यूक्रेन में भारतीय नागरिकों से लगातार विदेश मंत्रालय भी अपील कर रहा है, भारत सरकार भी अपील कर रही है कि कोशिश लगातार जारी है जिससे जो लोग वहां फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द भारत वापस लाया जाए। तो फिलहाल ये यूक्रेन की तस्वीर आपके सामने है। हालांकि अलग अलग तस्वीरें जो आई थी हमने आपके सामने रखी थी, लेकिन एक और तस्वीर ये है जहां वाहनों की रफ्तार आपको थमती हुई नजर आ रही होगी। तो इस समय फिलहाल यूक्रेन में कैसे हालात बने हुए हैं वो हालात इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझ पा रहे होंगे। तो वहां के समय के अनुसार 4:20 हो रहे हैं और वहां पर इस समय क्या माहौल है और क्या देखने को मिल रहा है वो इन तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए। हालांकि हर तरफ आपको सन्नाटा ही सन्नाटा नजर आ रहा होगा क्योंकि लोग डरे हुए सहमे हुए अपने घर में कैद हैं। तो हालांकि भारत सरकार ये लगातार अपील कर रही है कि जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं घबराएं नहीं, शांति बनाए रखें। ये लाइव तस्वीर आपके सामने है यूक्रेन की। तो वहां पर वाहन आपको ज़्यादा नहीं नज़र आ रहे होंगे। हालांकि कहीं कहीं तो लंबी लंबी कतारें एटीएम पर भी देखने को मिली थी, पेट्रोल पंप पे भी गाड़ियों की कतार देखने को मिली थी। लेकिन फिलहाल वहां के जो हालात हैं वो हम आपको इन तस्वीरों के माध्यम से सीधे दिखा रहे हैं।
लेकिन भारत सरकार ये अपील कर रही है कि अगर एयर सायरन सुने या फिर बम की आवाज़ सुने तो जल्द से जल्द बम आश्रयों में शरण ले और वहां पर रुके। तो यूक्रेन से सीधी तस्वीर है ये आपके सामने। हालांकि संकट बहुत बड़ा है और ऐसे में पीएमओ की तरफ से भी मीटिंग की गई और हालातों को अब देखा जा रहा है, परखा जा रहा है। एक तरफ यूक्रेन के राजदूत अपील करते हुए नजर आए थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें हस्तक्षेप करें, युद्ध को किसी भी तरीके से रोका जाए। तो लड़ाई अब आर पार की हो चुकी है। एक तरफ रूस जो कि लगातार हमले कर रहा है, दूसरी तरफ यूक्रेन जो इस युद्ध को किसी भी हालत में रोकने की कोशिश कर रहा है। हालांकि यूक्रेन ने ये भी कहा था कि हम भी पूरी मजबूती के साथ सामना कर रहे हैं। और फिलहाल यह वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने पुलिस की उपलब्धियों के साथ साथ उनके द्वारा किए गए बदलावों के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ओलंपिक्स को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस 8 अलग अलग खेलों में ट्रेनिंग दे रही है, जिससे आगे चलकर युवा देश का नाम रोशन कर सके। आपको बता दें कि 790 नए वाहन को दिल्ली पुलिस में शामिल किया गया है, जिसने पेट्रोलिंग के साथ साथ ही राजधानी में बढ़ रही वारदातों पर भी रोक लगाने का काम किया है। ट्रैफिक मैनेजमेंट डिवीजन है, 15 पुलिस डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे पास और करीब 224 पुलिस स्टेशन हैं, जिसमें से 178 टेरिटोरियल पुलिस स्टेशन, 15 साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, 16 मेट्रो पुलिस स्टेशन, 7 रेलवे पुलिस स्टेशन, 2 एयरपोर्ट पे हैं और 6 स्पेशल यूनिट्स में हैं। इस रिसोर्सेज के साथ हम दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था रखने के लिए तत्पर हैं और मेरा ये मानना है कि जो भी रिसोर्सेज हमें मिले हुए हैं वो काफ़ी हैं और जो भी रिसोर्सेज की हमें ज़रूरत पड़ती है समय पर वो सरकार की तरफ से हमें मिलते हैं और हम शहर में एक सुरक्षा का माहौल बनाने के लिए कटिबद्ध है। पूर्वी दिल्ली जिला पुलिस की तरफ से पुलिस लाइन में लाइब्रेरी खोली गई है। इस लाइब्रेरी का उद्घाटन पुलिस फैमिली वेलफेयर सोसाइटी की प्रेसिडेंट अनु अस्थाना ने किया। इस मौके पर पूर्वी दिल्ली जिला की डीसीपी प्रियंका कश्यप समेत तमाम पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर अनु अस्थाना ने प्लैटिनम जुबली बैडमिंटन टूर्नामेंट के विजेताओं को ट्रॉफी भी दी। इसके अलावा पुलिस लाइन परिसर में वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया। और द्वारका कोर्ट में वकीलों ने कामकाज पूरी तरीके से ठप कर दिया है और कोर्ट में पुलिस की एंट्री पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। बताया जा रहा है कि वकील द्वारका के डीसीपी की मनमानी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मनमानी के चलते प्रोटेस्ट किया जा रहा है और इसी के चलते वकीलों ने पुलिस को कोर्ट परिसर में न घुसने की चेतावनी दी है। इसके बाद पुलिस और वकील आमने सामने आ गए हैं। मामले की जड़ ये है कि पुलिस ने पंकज नाम के वकील के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उस पर रेड करवा दी थी। द्वारका बार काउंसिल का आरोप यह है कि पुलिस के वकील के घर दबिश देकर एफआईआर करने की घटना से माहौल बिगड़ गया। पुलिस इस मामले को लेकर कुछ भी कहने को हालांकि तैयार नहीं है। साउथ दिल्ली के नारकोटिक्स स्क्वाड की टीम ने क्षेत्र में गश्त के दौरान सूचना के आधार पर छापेमारी की। इस दौरान टीम ने स्नैचिंग और लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही एक गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से नारकोटिक्स स्क्वाड की टीम ने 8 फोन और चाकू बरामद किया है। दोनों आरोपियों पर पहले से ही कई अलग अलग थानों में मामले दर्ज बताए जा रहे हैं। दोनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और अब आगे की कार्रवाई में टीम जुटी हुई है।